हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटेड क्लासेस। आज हम कवर करेंगे अपना टॉपिक कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अनफेवरेबल होने के कारण क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करती है, लेन देन करती है थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और थ्रू कैपिटल ट्रांसफर, की एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया, दूसरी कंट्री से लोन लिया, किसी कंट्री ने ग्रांट दिया। तो इस तरीके से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होती हैं एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ। तो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसा कि हमने बात किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 3 आइटम्स कवर करते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर। क्लियर? तो हमने एक और चीज़ बात करी थी कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में कब होगा। आइदर आर इम्पोर्ट्स आर मोर देन आर एक्सपोर्ट्स, या तो हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाए इम्पोर्ट से। ठीक है, अब इम्पोर्ट कब ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से, जब हम ज़्यादा खरीदेंगे बाहर से, और एक्सपोर्ट कम करेंगे। ऑब्वियस है, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो पैसा क्या होगा, पैसा बाहर ज़्यादा जाएगा और आएगा कम, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल, फेवर में नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल क्यों चल रहा है, क्या रीज़न है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप ये पॉइंट एक्सप्लेन करो तो जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम पैसा बाहर ज़्यादा देंगे और हमें रिसिप्ट्स कम आएंगी, मतलब हम पेमेंट ज़्यादा करेंगे और रिसिप्ट्स कम आएंगी, तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, अनफेवरेबल। और ये जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसके, इंडिया का जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है किसके साथ, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी कंट्रीज जिसके साथ भी हम बिजनेस कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स के साथ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अनफेवरेबल होने का रीज़न, दैट इज़ द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, सिंस इंडिपेंडेंस। जब से इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या हुआ, मशीनरी का इंपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो इंडिया की मशीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी, तो रिजल्ट क्या हुआ, उन पर डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुआ, वियर एंड टीयर उनका बहुत ज़्यादा हुआ। तो क्या करना पड़ा, उन मशीनरीज को रिप्लेस करना पड़ा, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ मशीन्स को इंपोर्ट किया गया। दूसरा क्या रीज़न था ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज सामने आई निकल कर आफ्टर इंडिपेंडेंस, साथ में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और साथ में 5 ईयर प्लान्स, जिसे आप जानते हो कि 5 ईयर्स प्लान जो कि अब बंद हो चुके हैं। वो 5 ईयर प्लान का जो नतीजा था वो क्या था, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए क्या ज़रूरी था, मशीन्स को इंपोर्ट करना। तो करोड्स में मतलब क्या बोल सकते हैं कि करोड़ों रुपया हमारा लग गया मशीनरी के इंपोर्ट में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स। जैसा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम वॉर की बात करें तो इंडिया की वॉर किसके साथ हुई थी, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। तो जब ये वॉर हुई चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो क्या हुआ, जो वॉर इक्विपमेंट्स हैं उन्हें इंपोर्ट करना पड़ा। इंडिया ने बहुत सारे वॉर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करे। और रिसेंट में भी बात करें तो रिसेंट में जो हमारा कारगिल वॉर हुआ, कारगिल के बाद आप देख रहे हैं कि अभी अभी राफेल के लिए राफेल डील हुई, जो हम बाहर से हम क्या कर रहे हैं, जेट एयरवेज ये परचेज कर रहे हैं। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जब हम वॉर इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं, लड़ाकू जहाज हम परचेज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करेगा, डिसइक्विलिब्रियम में लेकर जाएगा, अनफेवरेबल बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड। अगर हम पोस्ट वॉर पीरियड की बात करें, हमारी जो डिमांड है सिर्फ फॉरेन गुड्स की नहीं बढ़ी, इंडियन गुड्स की भी बढ़ी। डिमांड फॉरेन गुड्स के साथ साथ इंडियन गुड्स की बढ़ी। और उसके अंदर किस किस चीज़ की डिमांड बढ़ी, ऑयल सीड्स, टी, आयरन और एट्सेट्रा। ये क्या किया जाता था, इंडिया से इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था। ठीक है,
पर जैसा कि इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, तो जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसकी डिमांड अपनी कंट्री में भी होने लगी। अब हमारी कंट्री में ही पॉपुलेशन हमारी कंट्री जब ओवर पॉपुलेटेड हो गई, तो अपनी कंट्री की डिमांड ज़्यादा है। अपनी कंट्री की डिमांड पूरी करें या फिर बाहर एक्सपोर्ट करें, दो ऑप्शन है। तो पहला क्या करोगे आप? प्राइमरी आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने का, दैट इज़ टू सेटिस्फाई योर कंट्री। तो पहले आप अपनी कंट्री की डिमांड पूरी करोगे तभी तो एक्सपोर्ट करोगे। अब ओवर पॉपुलेशन होने के कारण, क्योंकि अपनी कंट्री की ही डिमांड बढ़ गई थी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्सपोर्ट इन चीज़ों का जिसका हम कर रहे थे वो कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे क्या हुए? इंपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट कम हुए, कि हमें जो चीज़ हम खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हमें बाहर से परचेज करनी पड़ रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया प्राइस डिसइक्विलिब्रियम। प्राइस डिसइक्विलिब्रियम की बात करें तो प्राइस डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि कुछ गुड्स का जो डोमेस्टिक प्राइस है, ठीक है, वो फॉरेन कंट्री से डिफरेंट था। अब क्या है, प्राइस डिसइक्विलिब्रियम किस किस सिचुएशन में हो सकता है? इन्फ्लेशन हो जाए, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं वो किस वजह से भी बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट कम आती है, और हमारे पास अभी भी पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, तो हमारी गुड्स के कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्राइस भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और बाहर से हम जो गुड परचेज कर रहे हैं वो हमें कम रेट पर मिल रही है, क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है। बेटर टेक्नोलॉजी के वजह से वो अपनी कॉस्ट सेव कर पाते हैं, जिससे कि वो कम रेट में प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब एक चीज़ जो कि आप अपनी कंट्री में 20 रुपए में परचेज कर रहे हो, और बाहर से अगर इंपोर्ट करते हो तो 15 रुपए में आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हो, तो आप किस रेट का परचेज करोगे? ऑब्वियस है 15 वाला। तो अगर आप जो चीज़ अपनी कंट्री में भी मिल रही है उसके लिए आप डिपेंडेंट हो गए हो फॉरेन कंट्री पर, तो उससे क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन एम्बेसीज। फॉरेन एम्बेसीज क्या होता है? जनरली जो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया को क्या करना था? पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे करने थे बाकी कंट्रीज के साथ। तो पॉलिटिकल रिलेशन बेटर बनाने के लिए फॉरेन कंट्रीज में अपनी एम्बेसीज इंडिया ने लगाई हुई थी। तो ये क्या था? ये एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर था कि आपको एम्बेसी लगानी है, एम्बेसी के अंदर आपको अपना स्टाफ भी रखना पड़ेगा, उसको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, वहाँ का सब कुछ खर्चा। तो ये क्या है? तो पैसा तो जा ही रहा है ना एम्बेसी सेट करने के चक्कर में, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन कंपटीशन की। इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया का में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था वो किन किन चीज़ों का होता था? एक जूट, दूसरा टी, और तीसरा टेक्सटाइल। लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे फॉरेन कंपटीशन भी बढ़ गया इन्हीं गुड्स में। वही जो मैं बात की, जूट, टी और टेक्सटाइल में। बांग्लादेश ने इंडिया को टक्कर दी जूट के एक्सपोर्ट में, श्रीलंका और इंडोनेशिया ने टक्कर दी टी एक्सपोर्ट करने में, और कोरिया एंड चाइना ने टक्कर दी क्लोथ को एक्सपोर्ट करने में। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो कंट्रीज पहले सिर्फ इंडिया से इंपोर्ट कर रही थी, अब वो इन कंट्री से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस बढ़ गए उनके पास। तो उसने क्या किया? एडवर्सली अफेक्ट किया इंडिया के एक्सपोर्ट्स को, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हुए, और इंडिया के एक्सपोर्ट कम होने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हुआ। क्लियर? Next point is the most important point, that is the increase in the consumption and the price of the crude oil. ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? क्रूड ऑयल का। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंजम्पशन किसकी है? पेट्रोल की है, डीजल की है, कच्चे तेल की है। अब जैसे जैसे बात करें, अगर हम 1973 के प्राइसेस की बात करें तो एक बैरल $2 में आता था क्रूड ऑयल का, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। रेट बढ़ने का नतीजा क्या हुआ? पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। अब आप जो इंपोर्ट कम पैसे में कर रहे थे पहले, अब बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पर तो डिमांड इतनी ज़्यादा है और अपनी कंट्री में वो चीज़ प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। तो उस केस में क्या होता है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा, और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाएगा। यहाँ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी।
इंडिया जितना पैसा अपने एक्सपोर्ट से कमाता है उसका ऑलमोस्ट 55% तक वो पेट्रोलियम, डीजल या क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में खर्च कर देता है। मतलब अगर 100 रुपया कमाया थ्रू एक्सपोर्टिंग, तो 100 में से 55 रुपया सिर्फ पेट्रोल परचेज करने के चक्कर में बाहर दे दिया। तो ऑब्वियस है कि जब हम एक ही सेगमेंट पर सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अनफेवरेबल होगा ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। देखिए, अगर हम बात करें तो इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है आफ्टर क्रूड ऑयल। मतलब क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है यहाँ पर, क्रूड ऑयल। सेकंड बात करते हैं तो गोल्ड। इंडिया जो है बहुत बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का पूरे एंटायर वर्ल्ड में। और अपने अगर इंडिया की खुद के यहाँ से गोल्ड की पूर्ति करने की बात करें कि अपनी कंट्री से ही हो सकती है, तो नो। तो क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ इंपोर्ट भी बढ़ता गया गोल्ड का, और जिसकी वजह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रही, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल। आज की डेट में देखोगे आप गोल्ड के रेट कितने हाई हैं, तो आज की डेट में तो और ज़्यादा डिमांड नहीं कम करते लोग, डिमांड नहीं कम करते। बहुत कम होगा कि डिमांड कम हो जाएगी, रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन गोल्ड तो वो परचेज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेट्स। जैसा कि मैंने कहा था, हमने 3 आइटम्स की बात करी थी जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। एक विजिबल आइटम, एक इनविजिबल आइटम और एक कैपिटल ट्रांसफ़र। जहाँ पर हमारा क्या होता है, कैपिटल ट्रांसफ़र के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, फाइनेंशियल आइटम्स का एक्सचेंज होता है, वो चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो चाहे लोन के। जब इंडिया बहुत लार्ज अमाउंट में फ़ॉरेन लोन लेगी तो लोन के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। लोन तो पे करना ही करना है, लोन के साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब लोन भी पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं तो क्या बढ़ जाएगा, तो पैसा बाहर जाएगा ज़्यादा, और पैसा बाहर जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। अगर हम कंपैरिजन करें एक्सपोर्ट का रिलेटेड टू इंपोर्ट, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंडिया ने बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स चलाई जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ सके, फिर भी एक्सपोर्ट जितना चाहा था उतना नहीं बढ़ पा रहा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज गल्फ वॉर। 1991 की बात करें तो गल्फ वॉर हुई थी किस किस के बीच में, इराक और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। अब वॉर का क्या रिजल्ट था, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो गए। जो इन गल्फ एरियाज में जैसे कुवैत हो गया, इराक हो गया, यहाँ लोग काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, जो सैलरी थी उनकी बंद हो गई, वो वापस अपनी कंट्रीज में आ गए। तो जिसका रिजल्ट क्या होना था, एक तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, एक जो वो वहाँ से पैसा कमा रहे थे वो पैसा आना बंद हो गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो गया। नेक्स्ट है डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इंडिया पहले मेंबर हुआ करता था यूएसएसआर के साथ, और इंडिया का जो था बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होता था यूएसएसआर के साथ। जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट किस पर पड़ा, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर। नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डॉलर डेप्रिसिएशन और रूपी एप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मान लो यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो जाए और यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हो जाए और इंडिया का रूपी क्या हो जाए, इंडिया का रूपी एप्रिशिएट हो जाए। जैसे कि मान लो $1 है इस टाइम 50 रुपए का, ठीक है, और इंडिया क्या कर रही है, कोई आइटम्स मंगाती है $1000 की, तो इंडिया को कितना पे करना पड़ रहा है, 50,000 रुपीज़, अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें हम उस चीज़ को। और बाय चांस इंडिया का रूपी एप्रिशिएट हुआ, एप्रिशिएट होने का मतलब कि अब वो कम पैसे में डॉलर परचेज करते हैं। जो डॉलर पहले 50 रुपए का आ रहा था वो आ रहा है 40 का। अब इंडिया अगर $1000 का कोई मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट कर रही है तो जहां उसको कन्वर्जन के बाद 50,000 मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे, 40,000। तो अगर
डॉलर डेप्रिशिएट होगा और हमारी करेंसी रुपी एप्रिशिएट होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे फॉरेन रिजर्व पर, जो कि रिजल्ट क्या होगा जिसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का अनफेवरेबल होना। अदर कॉजेज़ की बात करें तो अदर कॉजेज़ में आ जाता है जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, मतलब कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज जो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है जितनी हम बाहर से इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट हो सकता है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, कि जो हम टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द एब्सोल्यूट वन। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो प्रोडक्ट उससे बनेगा वो भी पुराना होगा और उतना अच्छा नहीं होगा जितना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। तो ये भी क्या रिजल्ट करता है? ये कुछ माइनर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो सकती है। तो कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेजर रीज़न अनफेवरेबल होने का एक्सपोर्ट कम होना और इंपोर्ट ज़्यादा होना, पैसे का इंडिया से बाहर ज़्यादा जाना और बाहर से कम आना। तो इसके साथ ही आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।